नमस्कार, आप सभी का एबी प्लस टीवी में स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम द अमित बुडानिया शो। इस कार्यक्रम में हम लोग वैश्विक, राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं जो सामान्य जानकारी के साथ साथ परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। आज का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद एक गंभीर समस्या इस राष्ट्र के लिए और इसके क्या समाधान संभव है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी खास कर आईएएस और आरएएस की परीक्षाओं को देखते हुए ये भी उपयोगी है कि इसकी एक आउटलाइन हमारे पास होनी चाहिए इस विषय को पूरी समझने की। तो एक पूरी आउटलाइन ये है कि हमें ये समझना है कि नक्सलवाद का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है, नक्सलवाद किस तरीके से विकसित हुआ और विकसित होने के साथ साथ इसके क्या क्या प्रमुख प्रभाव रहे हैं, किन उद्देश्यों के साथ ये शुरू किया गया, भारत सरकार की नीति इसको निपटने को लेकर क्या थी और वो नीति आज तक सफल क्यों नहीं हो पा रही है, और हाल ही में ये टॉपिक फिर से चर्चा में क्यों है, इन सभी चीजों पर। और अंत में एक महत्वपूर्ण पहलू कि इस मुद्दे का क्या समाधान संभव है। तो एक विशेष रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को मैं आपको समझ विकसित करने में सक्षम रहूं। जब हम रिसेंटली बात करें कि आज इस मुद्दे पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लॉकडाउन के शोर में एक छोटी सी आवाज दब चुकी है। देश अपने 17 सपूतों को कुछ दिनों पहले खो चुका था। देश में सीआरपीएफ के 17 जवान शहीद हो चुके थे और ये छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिला, उस बस्तर जिले में नक्सली हमले में 17 जवान शहीद हुए। जब इस घटना की बात करेंगे तो पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग डीआरजी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, छत्तीसगढ़ पुलिस है और सीआरपीएफ की जो कोबरा बटालियन है वो उस क्षेत्र में एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को संचालित कर रही थी और उस दौरान उन पर भारी मात्रा में नक्सलियों ने हमला किया और हमला कर उनसे लगभग 14 से अधिक राइफल्स, उनके AK-47 के आसपास हथियार वो चुरा कर ले गए हैं। और इस घटना के कुछ दिनों पहले ही इसी के बगल में एक जिला है दंतेवाड़ा, उस दंतेवाड़ा से भी वहां के स्थानीय विधायक की और 3 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक निरंतर छुटपुट घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और ये समस्या आज की नहीं है। जब हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे तो कुछ समय पहले, आज से लगभग 3-4 साल पहले भी एक घटना हुई थी और उस घटना के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता और काफी राजनीतिक दल जो अस्तित्व रखते हैं वहां पर उनकी भी हत्या कर दी गई। इससे पहले 2010 में एक भारी मात्रा में, जिसको कह सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों का नरसंहार हुआ था, लगभग 70 से अधिक जवानों की हत्या कर दी गई थी। तो जब हम इस नक्सलवाद की बात करेंगे तो भारत की हिंसा पर सबसे बेकाबू एक तरीके से वायरस है जो पूरे राष्ट्र की चुनौती दे चुका है। जब इस नक्सलवाद की शुरुआत की बात करेंगे तो सन 1967 में शुरू हुआ और 1967 में इसका शुरू होना और 2020 तक इस तरीके से प्रभावी रहना अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा है। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर एक नक्सलवाड़ी गांव है, उस नक्सलवाड़ी गांव से यह हिंसा शुरू हुई थी जो आज इस कदर एक व्यापक रूप ले चुकी है। आज इसकी कहानी कही जाती है कि भारत में लाल गलियारे का क्षेत्र विकसित कर चुके हैं। लाल गलियारे का तात्पर्य है कि हम लोग कहते हैं कि पशुपति मंदिर जो नेपाल में है वहां से लेकर तिरुपति मंदिर तक इसका फैलाव है। शुरुआत में इस कदर ये विकसित हो चुका था कि लगभग 420 थानों के अंदर इस नक्सलवाद का कब्जा है, यानी 420 थानों के क्षेत्रों में हिंसा बढ़ चुकी है। 23 से अधिक राज्य इस पूरी घटना से पीड़ित थे। हालांकि धीरे धीरे सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय लोगों की जो पकड़ है उसकी वजह से कम होता जा रहा है। जब शुरुआत 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से हुई इसलिए इसका नाम नक्सलवाद रखा गया, परंतु वो शुरुआत जो थी वो अलग कारणों से थी। जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ये मुद्दा भूमि सुधार के मुद्दे को लेकर हुआ था। जमींदार प्रक्रिया जो ब्रिटिश शासन के दौरान चली थी उस प्रक्रिया के शोषण की वजह से और भूमि अधिग्रहण गरीबों का सबसे अधिक जमींदार लोग कर चुके थे। इस वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों के अंदर जो दलित वर्ग है या जो शोषित वर्ग है, आदिवासी वर्ग, वो बहुत अधिक शोषित था। ऐसे में किसान वर्ग ने जमींदारों पर हमला किया और हमला कर अपनी जमीन पर कब्जा किया। ये घटना नक्सलवाड़ी गांव में हुई। वहां से जब ये फैलाव बिहार में हुआ, आसपास के क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था और आंध्र प्रदेश में भी इसने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। बाद में इसको एक राजनीतिक हवा मिल गई। शुरुआत में इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था और उस राजनीतिक हवा के बाद में इसको 2 प्रमुख नेता थे, चारू मजूमदार और कानू सनियाल। इन 2 प्रमुख नेताओं ने जितने भी शोषित किसान थे, मजदूर थे और जो विशेष रूप से उनकी जो नेतृत्व शैली थी उस संगठन की वजह से उन लोगों को पीपल्स वार ग्रुप नामक एक संगठन बनाया गया। सीपीआई कम्युनिस्ट जो लोग हैं उन्होंने एक गुट बनाया और गुट बनाकर इसे भारी मात्रा में व्यापक रूप से प्रसार करना शुरू किया। कानू सनियाल और चारू मजूमदार को जो युवा
आबादी है उसका भी बहुत समर्थन मिला, क्योंकि इनकी मांग बेहद जायज थी। ये लोग शुरुआत में जिन मुद्दों पे लड़ रहे थे वो असमानता का मुद्दा था, गरीबी के मुद्दे थे, शोषित लोगों के लिए इन लोगों ने संघर्ष शुरू किया था। हालांकि बाद में एक राजनीतिक मुद्दा ले चुका। शुरुआत में भारत सरकार ने भी इस नीति पर कोई विशेष बल नहीं दिया और इसे एक छोटी घटना समझकर नजरअंदाज करते गए। दूसरा, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी एक सबसे बड़ा संकट था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे उस दौरान नेहरू की नीति थोड़ी अनपॉपुलर होना शुरू हो चुकी थी कि 1967 से पहले नेहरू की जो नीतियां थी समाजवाद की तरफ झुकाव रख रही थी और व्यवहारिकता में वो समाजवाद कायम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उनकी वजह से भी कुछ राज्यों की सरकारों में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। दूसरी तरफ हरित क्रांति 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम लोगों को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। इस दौरान एक आदिवासी बेल्ट हमेशा हमारे हाथ से छूट गया, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों का आदिवासी बेल्ट कह सकते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं उनके अंदर हिंसा चल रही थी, वहां भी अलग होने की मांग, नागालैंड, आसाम, इन कम्युनिटियों में नागा और बोडो समुदाय का आतंकवाद चरम बिंदु पर था। ऐसे में सरकार इस मुद्दे पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाई और शुरुआत में यह भी कह सकता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव था, क्योंकि इस समस्या को कोई गंभीर समस्या न मानकर राज्यों की समस्या माना जा रहा था। भारत के संवैधानिक तौर पर एक प्रावधान है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो राज्य सूची का विषय होती है। ऐसे में नक्सलवाद से निपटने की बीमारी तत्कालीन राज्यों को दी गई कि आपकी अपनी समस्या है, आपको इससे निपटना होगा। राज्यों ने भी इसे छोटी मोटी घटना मानकर नजरअंदाज करते गए। लेकिन सन 1971 के अंदर जैसे ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और आपातकाल के समय चारू मजूमदार और कानू सन्याल इनकी हिरासत में मृत्यु हो जाती है और ये संगठन हमेशा के लिए एक तरीके से मूवमेंट कमजोर हो जाता है। ऑपरेशन स्टेपल चेंज चलाया गया और उस स्टेपल चेंज की वजह से लगभग 20,000 से अधिक नक्सलियों की मृत्यु हो गई और नक्सलवाद एक तरीके से अंत हो गया था। परंतु जैसे ही इस पूरे दौर में आपातकाल समाप्त किया जाता है, 1977 के बाद केंद्र में गठबंधन की राजनीति और गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित होती हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं। उस मतभेद के साथ साथ केंद्र में राजनीतिक संकट शुरू हो जाता है और इसी का फायदा इन गुटों ने फिर से उठाया और इन्होंने फिर एक पीपल्स वार ग्रुप नामक संगठन बनाकर अपनी प्रक्रिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब बात नक्सलवादी की करोगे तो इनको माओवादी भी कहते हैं, क्योंकि नक्सलवाद का ये मानना है कि हम लोगों को कोई भी चीज जो प्राप्त करनी है और जन कल्याण जो हमें सुनिश्चित करना है या सोई हुई सरकार को यदि चेताना है तो केवल बंदूक के नली के दम पर ही हम लोग चेता सकते हैं। ये थ्योरी माओवादी की है। चाइना के अंदर माओ ने जब 1949 में सत्ता का परिवर्तन किया था तो उनका ये मानना था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि हमेशा सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ऐसे में केवल हिंसा के दम पे ही सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। उसी का परिवर्तित रूप भारत के अंदर नक्सलवाद ने अपनाया और नक्सलवाद का ये मानना है कि केवल और केवल हिंसा के माध्यम से ही हम सरकार को झुका सकते हैं और अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 1980 के दशक में जब इस नक्सलवाद की शुरुआत व्यापक रूप से होने लगी तो इसको राजनीतिक समर्थन मिल गया और इसको एक विचारधारा के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। राजनीतिक मापदंडों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि नक्सलवाद की शुरुआत नैतिक थी, वो विकास के उद्देश्यों के लिए थी, वो जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी, वहां के संसाधनों को लेकर, वहां की आदिवासियों की जमीन को लेकर, उनके विकास को लेकर लड़ाई थी। लेकिन 80 के दशक के बाद में वो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका और बहुत से लोगों ने अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को बढ़ाया। शुरुआती दिनों में सरकार इसे बेहतरीन तरीके से नहीं निपट पाई, ऐसे में ये भारी व्यापक रूप लेने लगा और खास कर उन राज्यों में सबसे अधिक बढ़ा जहां जमींदारी प्रणाली सबसे अधिक खराब थी, या मैं कह सकूं कि सबसे अधिक प्रबल रूप से विकसित थी। आंध्र प्रदेश वो प्रमुख राज्य था जो इससे प्रभावित हुआ। ऊपर से संवैधानिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से एक नया संकट उभरा कि धीरे धीरे नक्सलवाद एक व्यापक रूप लेना शुरू कर चुका था। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से निकला एक आतंकवाद 1990 के दशक तक आते आते लगभग 20 राज्यों के 420 से अधिक थानों तक ये पहुंच चुका था और इस कदर इसको एक लाल गलियारा का क्षेत्र कहा जाता है। लाल गलियारा का तात्पर्य है वह क्षेत्र जो विकास में सबसे कमजोर है और इसे लाल गलियारे के इस क्षेत्र को हम लोग मानते हैं सामान्य रूप से नेपाल के पशुपति मंदिर, नेपाल से लेकर तिरुपति मंदिर तक ये फैलाव रखता है और धीरे धीरे इसने अपना व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया।
इसके बाद 2004 के आसपास ये कमजोर पड़ना शुरू हुआ था, लेकिन 2004 के बाद इसको विदेशी ताकतों की मदद मिलना शुरू हुई। इसमें चीन का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से था। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल ने इसे समर्थन दिया, म्यांमार से इसको समर्थन प्राप्त था, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के जो आतंकवादी थे उन लोगों ने इनको समर्थन दिया, हथियार मुहैया कराया। ऐसे में 2004 के बाद ये फिर से एक चरम सीमा पर पहुंचना शुरू हो चुका था। ऐसे में 2006 के अंदर पहली बार देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह स्वीकार किया कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को सबसे गंभीर चुनौती है और ये एक छोटी मोटा मसला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा मसला है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी था कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के अंदर माओवादी सरकार स्थापित हो चुकी थी। वहां एक लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद 1995 से 2005 तक चले राजनीतिक संघर्ष के बाद में वहां पर एक पुष्प कमल दहल प्रचंड नामक माओवादी की सरकार स्थापित हो चुकी थी, जिसने प्रत्यक्ष रूप से भारत के नक्सलवाद को समर्थन देना शुरू कर दिया था। इसी कारणवश भारत सरकार ने 2006 में इसे एक गंभीर समस्या माना और गंभीर समस्या मानने के साथ साथ इस बार के अंदर सरकार ने इस पर बल देना शुरू किया। जब इस नक्सल मूवमेंट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो नक्सली आंदोलन शुरू हुआ था शोषित किसान, गरीब, वंचित तबके और आदिवासियों के विकास और हितों को सुनिश्चित करने के लिए। परंतु वर्तमान दौर में एक ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है कि ये लोग विकास की मांग नहीं कर रहे हैं, विकास के दुश्मन बन चुके हैं, एक राजनीतिक कारण बन चुके हैं। और जो आंदोलन आदिवासियों के हित के लिए शुरू हुआ था उसमें आदिवासी खुश नहीं है, आदिवासी उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, अपितु अब एक लंबा संघर्ष राजनीतिक उद्देश्य बन चुका और धीरे धीरे हम लोग इस भारत के अंदर एक नया शब्द समझ रहे हैं, अर्बन नक्सलिज्म। यहाँ ध्यान देने योग्य चीज है कि बहुत से लोग समाजवाद को नक्सलवाद से जोड़ देते हैं, बहुत से लोग साम्यवादी विचारधारा को नक्सलवाद से जोड़ देते हैं, बहुत से लोग देश के अंदर जो राजनीतिक दल है माकपा, भाकपा, इन सब को नक्सलवाद से जोड़ देते हैं, पर यह सत्य नहीं है। कम्युनिस्ट होना अलग चीज है, सोशलिस्ट होना अलग चीज है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और देश के अंदर कम्युनिस्ट हो चाहे सोशलिस्ट हो, उन सब की एक बिलीफ है कि वो भारत के लोकतंत्र के साथ रहकर भारत की सरकार का विरोध करना चाहते हैं। परंतु माओवादी, माओइस्ट होना या नक्सलाइट होना एक बिल्कुल विपरीत विचारधारा है जो कम्युनिज्म सपोर्ट नहीं करता है। बहुत से लोग केरल की सरकार को माओवादी सरकार समर्थक बता देते हैं, या इस तरीके की चीजें हमें सुनने को फेसबुक या इन चीजों के माध्यम से मिलती है, पर यह उचित नहीं है। माओवादी अलग चीज है, साम्यवादी समाजवादी अलग चीज है। माओवादी हिंसा का रुख अपनाते हैं, और जब हम बात साम्यवादी की करेंगे, समाजवादी की करेंगे, कम्युनिस्ट की करेंगे, तो भारत सरकार के अंदर रहकर भारत सरकार का विरोध करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर तो भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। ऐसे में ये जो वर्तमान का माओवादी संघर्ष है बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके साथ साथ जब मैं बात करूंगा तो ये पूरी घटना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ इस कदर बढ़ चुकी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था स्टेट पॉलिसी। जो भारत सरकार की जो नीति थी या राज्य की जो नीति थी वो सफल नहीं हुई। ऐसे में भारत सरकार की जब नीति की हम लोग बात करेंगे तो बड़ी अस्थिर नीति थी। शुरुआत में भारत सरकार ने इसे केवल सुरक्षा के चश्मे से देखा और इसको राज्य सरकारों की समस्या बताकर इसको नजरअंदाज कर दिया गया था। यही कारण है, एक बेहतरीन तरीके से फैल गया। लेकिन 1977 के आपातकाल के दशक में इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑपरेशन स्टेपल चेंज जो हम लोगों ने शुरू किया था 1971 में, उसके बाद 1977 तक आते आते नक्सलिज्म खत्म हो चुका था। फिर ये बढ़ गया। इसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि राज्यों की सरकारों ने भी इस पर कोई विशेष बल नहीं दिया। केंद्र राज्य संबंध बिगड़ने की वजह से और केंद्र की राजनीति में राजनीतिक संघर्ष की वजह से इस पर नजरअंदाज कर दिया गया। बाद में इसे लोगों ने विकास के चश्मे से देखना शुरू कर दिया कि आदिवासी विकास चाहते हैं और विकास की लड़ाई है, तो सरकार ने सुरक्षा की नीति को कमजोर कर कर विकास की नीति पर बल देना शुरू कर दिया, परंतु वो भी सफल नहीं हो पाया। और धीरे धीरे जब हम लोगों ने इस पूरे संघर्ष का एनालिसिस किया, तब जाकर हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर एक अलग विभाग शुरू किया और अलग विभाग के अंदर नक्सलवाद से संबंधित अलग ही विभाग बनाया गया, जिसका उद्देश्य था केवल और केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से निपटना। केंद्र सरकार ने अपनी फौज की तैनाती की, सीआरपीएफ जैसी आंतरिक सुरक्षा बलों को वहां भेजा गया। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को बेहतरीन तरीके से ट्रेन वहां पर किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जो मूवमेंट आदिवासियों के लिए शुरू किया गया था, उस मूवमेंट को राजनीतिक
हवा दे दी गई या राजनीतिक प्रचलन दे दिया गया। ऐसे में केंद्र सरकार ने वहां पर अपने डेवलपमेंट की पॉलिसी को भी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। आज हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि जो माओवादी या जो नक्सली हैं वो विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, विकास करना उनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि या तो वो उस सीआरपीएफ को खत्म करते हैं जो सड़क बना रही है, वो सड़कों को तोड़ देते हैं, रेलवे ट्रैक को तोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका जो प्रोपेगेंडा है वो ये है कि उस आदिवासी प्रजाति की वो अपनी सिंपैथी रखते हैं, और वो सिंपैथी रखने के लिए क्या करते हैं कि जितना भी पैसा उन्होंने या तो अपहरण के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं, या विदेशी फंडिंग उनको होती है, या वो लूटपाट के माध्यम से और आदिवासी चंदे के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का वो लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर उस आदिवासी को अपनी तरफ से चीजें मुहैया कराते हैं और उनके अंदर अपने लिए एक सकारात्मक भावना विकसित करते हैं। परंतु भारत सरकार की कठोर नीतियों की वजह से, पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकवाद की पाबंदियों की वजह से पड़ोसी राष्ट्रों पर भी हमारा प्रभुत्व बढ़ चुका है और बहुत से लोग बैकफुट पे जा चुके हैं। ऐसे में पिछले 5-6 सालों से इनकी हालात नाजुक होती जा रही है और यही कारण है कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार ये केवल 11 राज्यों के 90 जिलों तक सीमित रह चुका है और उन 90 जिलों में भी केवल 30 जिले माने जाते हैं जहां निरंतर घटनाएं छुटमुट होती रहती हैं। 30 जिलों में 3 सबसे अधिक प्रभावित जिले माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा, बस्तर और दंतेवाड़ा। इन्हीं 3 जिलों में इनकी पकड़ है और इसके साथ वर्तमान में एक दौर और चल रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो सिक्योरिटी या डेवलपमेंट पर विकेंद्रित नहीं है। अब उन लोगों ने पैरेलल 2 पॉलिसी बनाई है। यहाँ परीक्षा के लिए भी ध्यान देने योग्य चीज है कि इस चीज का समाधान दोनों समांतर नीतियों से ही संभव है। एक तो सुरक्षा की नीति और दूसरी विकास की नीति, दोनों को समांतर रूप से यदि हम लोग चलाएंगे तभी ऐसा संभव होगा कि हम लोग नक्सलिज्म को रोक पाएंगे। क्योंकि आदिवासी प्रजाति जो है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की या भारत सरकार की कोई कमी नहीं है। 1950 में जो भूमि सुधार का सपना दिखाया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां के जिस 1950 के आंकड़े कहते हैं कि जिनके पास 3/4 जमीन हुआ करती थी, आज उनके पास 1/3 जमीन भी नहीं बची है। ऊपर से जंगलों के संसाधनों का प्रयोग सरकार राष्ट्रहित में करना चाहती है, परंतु कोई बेहतर पुनरावास की नीति नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई बेहतर फैसिलिटी नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद है, इसी वजह से सुरक्षा बलों के बीच में मतभेद है और भारी मात्रा में रोज हम लोग शहीदों के आंकड़े देख रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमी है। ऐसे में जरूरी है कि इस गंभीर चुनौती को ना राजनीतिक चश्मे से देखा जाए ना कुछ और, क्योंकि कहा गया था कि नक्सलवाद जो है वो एक आर्थिक समस्या के रूप में उभरी थी। ऐसे में इसका समाधान भी केवल आर्थिक रूप से ही संभव है, राजनीतिक आयामों में इसका समाधान संभव नहीं है। कुछ समय पहले सरकार ने सलवा जुडूम एक संस्था थी, उस सलवा जुडूम का अर्थ था कि वहां के स्थानीय लोगों को एकजुट किया गया और नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए बढ़ावा मिला। हालांकि 2011 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया, क्योंकि वो भी एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप अपनी ही आबादी को हथियार देकर नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि स्टेट फेलियर है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए स्वयं को कि वो जिम्मेदारी उनकी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है उससे निपटना। ऐसे में इसकी वर्तमान समय में मैं देखूं तो ये प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि इसके बढ़ने के कारण क्या है और कारणों के साथ फिर हमें उसके मुद्दों पर समाधान करना होगा कि इन कारणों को रोकने की आवश्यकता है। मैं प्रमुख कारणों की बात करूं तो शुरुआत तो हुई थी आदिवासी विकास के नाम से, तो आदिवासी विकास नहीं होना एक प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ इन लोगों में शिक्षा का बड़ा चुनौती है। एक एनजीओ है असर नामक, जो एजुकेशन पर रिपोर्ट जारी करता है हर साल। उस एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 30% से अधिक आदिवासी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना नाम लिखना भी नहीं जानती हैं। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों में नाम लिखने जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सी गरीबी वहां पर है। और जब हम लोग बात करेंगे इस पूरे फेज की, ऐसा नहीं है कि आदिवासी होना ही नक्सलवाद का परिणाम है। आदिवासी राजस्थान में है, आदिवासी गुजरात में है, आदिवासी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के अंदर है, परंतु ये लोग कभी भी नक्सल क्षेत्रों में नहीं गए। यूपी के अंदर नक्सलवाद बढ़ा लेकिन काफी हद तक अब खत्म कर दिया गया, जिसके पीछे बसपा जैसी राजनीतिक दलों को अहम योगदान मैं कह सकता हूं कि उन्होंने दिया है, क्योंकि उन लोगों ने उन आदिवासी और शोषित लोगों को राजनीति के साथ जुड़ने का मौका दिया। इस राष्ट्र के अंदर केवल पूर्वोत्तर राज्यों के जो छत्तीसगढ़, झारखंड या इस तरीके
के राज्य हैं, इन्हीं के ट्राइबल बेल्ट में ऐसी कमजोरी है कि या तो वो किस शोषण को स्वीकार करते रहेंगे और या फिर वो एकदम हथियार उठा लेंगे। बाकी वो लोकतांत्रिक तरीके, धरना देना, सरकार का विरोध करना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, इस तरीके का प्रावधान अभी भी नहीं अपनाते हैं। तो इसके पीछे एक मूल कारण ये भी है कि उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है। और जब हम इन परिणामों को देखें तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि झारखंड जैसा राज्य बना तो केवल आदिवासी के नाम से था और अभी भी वहां से कोई बड़े आदिवासी नेता उभर कर नहीं आ पाए हैं। केवल चंद लोग जिसकी शुरुआत से चले आ रहे हैं वही अब वहां विकसित हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनके राजनीतिक लोगों को भी बढ़ावा मिले, वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, परंतु सुरक्षा की नीति को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग हिंसा छोड़कर राष्ट्र के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं उनको हमें जोड़ना होगा और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी यह है कि उनकी सारी फंडिंग को रोका जाए, जो विदेशी फंडिंग है, जो स्थानीय फंडिंग है उसको रोकने की आवश्यकता है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब इस पूरे प्रोपगेंडा पे हम लोग बात करेंगे तो आदिवासी लोगों को एजुकेट करना, उनकी पुनर्वास की नीति को बेहतर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को देना। और इसके लिए जरूरी यह है कि जो नक्सलवाद केवल और केवल विकास की, क्योंकि आज मुद्दा राजनीतिक है लेकिन टिका हुआ जिस मुद्दे पर आज भी है, यानी जिसके नींव जिसके आधार पर टिकी हुई है वह है वहां के आदिवासी लोग और उनका विकास की कमी। ऐसे में सरकार को विकास की परियोजनाओं को व्यापक रूप से विकसित करते हुए इन राज्यों में केवल लोगों की सुरक्षा नहीं करनी है, उस विकास की भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पुनः वहां नक्सलवाद जैसी विचारधारा को बढ़ावा ना मिले। और जो लोग भारत सरकार के लोकतंत्र में विश्वास रख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों को जुड़ना, सुशासन जैसी व्यवस्थाओं को कायम करना और प्रशासन को जनता से संवाद कराने की आवश्यकता है ताकि वो वापस उस नक्सली विचारधारा की तरफ बढ़ने में सक्षम ना हो। इसके लिए सरकार को यह भी जरूरी है कि सुरक्षा की नीति की नरमाई भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार पर बड़े शुरुआत से एक आरोप लग रहा है कि हम लोग मानव अधिकार के हनन का सबसे अधिक उल्लंघन करते हैं। ऐसे में जो सरकार विरोध की भावना उनके अंदर है वो और अधिक विकसित होगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो उनकी राजनीतिक नेतृत्व है वो इस शक्ति को और अधिक रूप से प्रभावी रूप से रख पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर उन आदिवासी लोगों के सामने कि देखो सरकार आपके ऊपर हिंसा कर रही है क्योंकि सरकार आपका विकास नहीं चाहती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जितना भी वहाँ अभियान चल रहा है उस अभियान में स्थानीय लोगों का शामिल होना चाहिए। हालांकि सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो इस तरीके की नीतियों को अपनाती भी है कि वो जितनी कोशिश कर रही है अपने ही बेल्ट के जवानों को वहाँ तैनात कर रही है ताकि उनको महसूस हो सके, चीजों को समझने में सक्षम हो सके। इन सभी के अलावा ये भी जरूरी है कि जो विदेशी और स्थानीय फंडिंग बंद कर रहे हैं, हथियार की सप्लाई को रोकना है। और हथियार की सप्लाई के साथ एक जो सबसे बड़ा कारण है कि सभी राज्यों को राजनीतिक एकजुटता दिखानी है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य की समस्या नहीं है, ये भारत संघ की समस्या है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी एकजुटता होने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जो मेन मोडो या एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो मोडस ऑफ ऑपरेशन है वो इस तरीके का है कि जब ये दंतेवाड़ा के अंदर हमला करते हैं तो वहां से सुकमा पलायन कर जाते हैं, सुकमा पुलिस इन पर कार्रवाई करती है तो बस्तर पलायन कर जाते हैं, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कार्रवाई करती है तो वापस उड़ीसा। तो इन घने जंगलों के क्षेत्र में मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि सभी राज्यों के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, एकीकृत नीति अपनाकर काम किया जाए। जब मैं स्टेट पॉलिसी की बात करूंगा तो 2006 में जब हम लोगों ने नक्सलवाद से संबंधित एक अलग विभाग बना दिया तो इस विभाग का सिर्फ 2 मोटो होना चाहिए, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो ये गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है, अन्यथा ये जो प्रभाव है ये राष्ट्र के लिए चुनौती बनेगा, क्योंकि जितने भी क्षेत्रों में फैला हुआ है ये केवल एक सामाजिक असमानता ही नहीं, आर्थिक असमानता ही नहीं, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी एक प्रमुख चुनौती है, वैश्विक छवि को भी एक प्रमुख चुनौती है। हम लोग रोज इस तरीके के मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, पर इन चर्चाओं को अधिक विकसित करने के लिए, मजबूत या जिसको मैं कहूं कि इनका प्रभाव देखने के लिए जरूरी है कि इनका निष्कर्ष भी निकाला जाए। तो हम लोग आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम लोग हर वीडियो के एंड में क्वेश्चन
पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के विचार आप लोगों को समाधान के तौर पर देने हैं। उनके अलावा अगले दिन, जैसे आज के मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कल तक आप इसको सबमिट करेंगे और कल जो वीडियो आएगा उसके अंत में मैं आज के वीडियो के समाधान की बात करूंगा। तो आप सब लोगों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव लिखकर भेजने हैं कि जिसकी राय में इस नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हो। धन्यवाद।